नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतर होंगे। और मैं मानता हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत ही बेहतर गुजरी होगी। तो चलिए, फेस्टिवल दिवाली खत्म हो गया है और आपके लिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसेज लेकर आने वाला हूं, तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसेज लेकर आया हूं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में लगातार अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए, कि एक ऐसे लिखते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस पर मैंने बात की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है अब तक, तो पहले आप उसे देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको और बेहतर समझ क्रिएट हो सके। तो मैं आपके लिए ऐसे के जो टॉपिक लाया हूं, उसे मैंने दो भागों में बांटा है। पहले भाग वो जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं, और दूसरा वो जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक है, यानी कि जो सदाबहार टॉपिक है, जो हर समय एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने आपके लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टोटल 14 टॉपिक्स हैं, 14 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड नेक्स्ट 7 टॉपिक्स बेस्ड ऑन सदाबहार ट्रेडिशनल टॉपिक्स। और दोस्तों, मैं ये बात अब भी यकीन से कहता हूं कि अगर आप इन 14 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 100% आप एसएससी के इस एग्जाम में आप वो 2 निबंध जो खोज रहे हैं वो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेगा, और आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो बहुत ध्यान से सुने और इसे नोट डाउन करें, ताकि आपकी एक अच्छी समझ क्रिएट हो और आप अभी से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट कर दें। तो चलिए, सबसे पहले जिस टॉपिक की मैं बात करना चाहता हूं वो है, बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक है, इन दिनों खूब तेजी से चल रहा है और जिसको लेकर बहुत अधिक जोर शोर हल्ला बहुत कुछ मचा, वो है अग्निपथ स्कीम। तो सबसे पहला टॉपिक है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना। इसे मैं 2 पार्ट में लेकर आ रहा हूं, आपको 2 पार्ट में बता रहा हूं। इस निबंध को दूसरे सेक्टर्स में ऐसे पूछा जा सकता है, दूसरे शब्दों में, कि चेंजिंग फेज ऑफ डिफेंस सेक्टर। चेंजिंग फेज ऑफ डिफेंस सेक्टर तो क्या है, जब थोड़ा थोड़ा मैं इस निबंध के टॉपिक के बारे में भी बताता चलूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि चेंजिंग फेज ऑफ डिफेंस सेक्टर क्या है। कि लगातार जो डिफेंस सेक्टर है उसके स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जो डिफेंस सेक्टर केवल इंडिया एज अ गवर्नमेंट केवल इंपोर्टर के रूप में जाना जाता था, यानी कि दूसरे देशों से ये केवल अपना माल खरीदता था, चाहे वो कोई भी फाइटर जेट हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सबमरीन हो, कोई भी शिप्स हो, टैंक्स हो, कुछ भी हो। लेकिन अब इंडिया उस पोजीशन में आ रहा है धीरे धीरे अपने स्टार्टअप्स और इंडियन इंडस्ट्रीज की वजह से, कि अब ये अपने डिफेंस प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में बेचने के लिए कैपेबल हो गया है, यानी कि ये अब एक्सपोर्टर बन रहा है, एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। और इस बार जो हाल ही में गुजरात में जो डेफ एक्सपो हुआ था, यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन 2022 जो आयोजित हुआ था, वो अब तक पूरे विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। अब तक पूरे विश्व में इससे बड़ा डिफेंस एक्सपो कभी आयोजित नहीं किया गया, और उसमें 80 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इन देशों ने ना केवल पार्टिसिपेट किया, बल्कि इंडिया के साथ 450 से अधिक एमओयू साइन की। एमओयू साइन करने का मतलब ये होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर इनके बीच समझौता हुआ है, वो यहां से प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं और इंडिया उन्हें प्रोडक्ट बेच रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उन तक पहुंचाने वाला है। तो इंडियन डिफेंस सेक्टर के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव है, और इसी बड़े बदलते हुए स्वरूप को ध्यान रखते हुए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अग्निपथ स्कीम को जब आप एग्जाम में लिखने के लिए चुन रहे हैं, तो आपको ध्यान रहे कि आप मोस्टली उसके पॉजिटिव पक्ष को रखें। हो सकता है कि आपके विचार इसके लिए बहुत अधिक नकारात्मक भी हो, लेकिन प्रयास करें, खोजें और उसे रखने की कोशिश करें कि उसके पॉजिटिव साइड से। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप
अपने गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इनपुट्स दे सकते हैं, क्या अपने तरफ से जोड़ सकते हैं कि गवर्नमेंट रन करने में सरकार को थोड़ा एफर्ट कम लगाना पड़े, यानी कि आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा फायदा हो। तो आपका एक किसी भी इनिशिएटिव को लेकर बहुत अधिक नकारात्मक हो जाना बहुत गलत होगा। तो उसे सकारात्मक दृष्टि से सोचने और रखने की कोशिश करें, इस बात का ख्याल रखें। तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड खास तौर पर बोल रहा हूं क्योंकि इस युवाओं में इस टॉपिक को लेकर के बहुत अधिक आक्रोश और गुस्सा भी रहा है और अब भी शायद है। तो इसे ध्यान रखते हुए तो जब भी आप इसे बता रहे हैं अग्निपथ स्कीम को, तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को रख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 17.5 से 23.5 के बीच रखा गया है। तो यानी कि ये वो एज है जहां पर आप हार्डली हायर सेकेंडरी करते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में होते हैं और उस समय आपको जॉब लगती है और आप 4 साल जॉब करते हैं और जॉब से निकलने के इमीडिएट बाद आपके पास गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के रूप में आपको 11 लाख रुपए इन कैश दिया जाता है, जिससे आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कम है तो इनके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि आपको कम से कम इंटरेस्ट पर बैंक से लोन मिलेगा ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। किसी भी दूसरे को पहले साइड करके अग्निपथ जो अग्निवीर कहलाएंगे, यानी कि अग्निपथ योजना में के जरिए जो शामिल होने वाले जो जवान होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो उन अग्निवीरों को सबसे पहले स्थान दिया जाएगा। तो इसे आप शामिल कर सकते हैं ताकि इसके अलावा भी अगर वो अपने जॉब्स को अगर किसी अदर सेक्टर में दाखिला लेना चाहते हैं, अदर गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, तो आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल और इस तरह के यूपी गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कहा है, जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट है, कि उन्हें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। कहीं पर 10% का आरक्षण, कहीं पर 15% तक का आरक्षण रखा गया है। तो इसके ये पॉजिटिव साइन है। तीसरा एक पॉजिटिव जो पक्ष है गवर्नमेंट के नजरिए से कि इस स्कीम के पहले तक अब तक ये हो रहा था कि इंडिया में वर्किंग 14 लाख आर्मी है। आर्मी मतलब पूरा होल डिफेंस जो फौज कह सकते हैं, फोर्स जो है वो 14 लाख फोर्स है और 53 लाख अराउंड 53 लाख पेंशनर है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम पेंशनर हैं। तो यानी कि 4 गुना लगभग जो है 4 गुना जो है पेंशनर है। तो गवर्नमेंट के रनिंग में एक बहुत बड़ा बोझ उत्पन्न होता है इसके लिए। तो उस इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो यूं समझिएगा। तो इस वजह से जो है अग्निपथ स्कीम में जब आप इसे लिख रहे हैं तो इसके पॉजिटिव पक्ष को अधिक दिखाने की आवश्यकता है, इसका ख्याल रखें। इन पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। और इस अग्निपथ योजना को इसलिए भी तैयार किया जा रहा है ताकि फ्यूचर रेडी फोर्स एक तैयार की जा सके कि जो भविष्य की जो नई चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार रहें। साइबर वॉरफेयर के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि वर्ल्ड जो है साइबर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है और जो टेक्नोलॉजी वॉर है, बायो वॉर है, हम उसके लिए तैयार हो सकें। तो इस वजह से अग्निपथ योजना और अग्निवीर को लाया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं ये कोई डिफेंस के एम्प्लॉई या फिर डिफेंस प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूं, बस एज अ टॉपिक आपको कैसे लिखना है इस रूप में आप इसे देखें, केवल इस रूप में। अगले पॉइंट पर मैं आता हूं, जो दूसरा टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है, इसे दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का बदलता स्वरूप, भारत की नई शिक्षा व्यवस्था, और भी इस तरह से इसे अलग अलग रूपों में पूछा जा सकता है। तो क्या है ये, मैं इसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स को बताता हुआ चलूं ताकि आपको लिखते वक्त आसानी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में लॉन्च करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही कि इंडियन स्टूडेंट को सबसे पहले मल्टीपल एग्जिट एजुकेशन सिस्टम में ढाला जाए। मल्टीपल एग्जिट एजुकेशन सिस्टम क्या है, जरा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि हायर सेकेंडरी के बाद एक 4 साल के कोर्स को फिक्स किया गया कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी और आपको डिप्लोमा के बेसिस पर जो भी जॉब मिलता है आप उसे ले लें और आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। मतलब पहले फिक्स था कि अगर आपने 3 साल के ग्रेजुएशन में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो जब तक आपका 3 साल पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप बिल्कुल
मतलब उसके कुछ योग्य ही नहीं है, कहने का ये अर्थ है। आप तब तक कॉलेज ड्रॉप आउट ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ही आपने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो भी आपको डिप्लोमा की एटलीस्ट डिग्री मिलेगी। तो आपके पास एक डिग्री है जो आप कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं। दूसरा ये है कि सेकेंड ईयर आपने चलिए कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर जैसे ही कंप्लीट किया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और अपना अगर फोर्थ ईयर आपने कंप्लीट किया तो आपको आइदर मास्टर डिग्री की डिग्री मिल जा रही है, या आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिली है तो फोर्थ ईयर में आपका बीएड कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज रखे गए हैं जहां ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा एडिशनल आपको डिग्री मिल जा रही है। तो मल्टीपल एग्जिट एजुकेशन सिस्टम मिल सके ताकि आपके पास मल्टीपल लेवल पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन था आपके लिए लाना, और इसको लाने के पीछे एक और बड़ी वजह थी कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करना, कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट किया जाए जहां जो जॉब आपको प्रदान करे, बस केवल डिग्रियां ना प्रदान करे। तो ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है, जो नियम है। साथ ही साथ ये एजुकेशन सिस्टम इस बात पर लगातार फोकस कर रही है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया में इनवाइट किया जाए। इंडियन स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए। आपको याद होगा हाल ही में जब इंडिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में मेडिकल कोर्सेज के लिए यूक्रेन गए हुए थे, और वंदे भारत स्कीम की तहत जो है उन्हें वापस इंडिया लाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट ऐसी क्या कमी है कि उन्हें पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ता है, और फिर भी मेडिकल सिस्टम जो कि जब वापस वो आते हैं इंडिया में और फिर से उन्हें एक मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही वो इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ना केवल इंडियन स्टूडेंट बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी, फॉरेनर्स स्टूडेंट भी इंडिया में आए और अपने एजुकेशन को हासिल करें, ताकि इंडियन इकोनॉमी में भी उसका एक सहयोग बढ़े। वो जो फीस पे करें उससे भी इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ करे, तो एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़ा डेवलपमेंट आए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लिखते वक्त आप एक और बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिख रहे हैं तो इसे दो पार्ट्स में लिखिएगा, अवसर और चुनौती, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या क्या अपॉर्चुनिटी नई प्रदान कर रही है और इसे इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि ये थर्ड टाइम है, तीसरी बार है जब इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, तीसरी बार है ये, थर्ड टाइम। तो ये थर्ड टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसको देखते हुए जो वर्तमान सिचुएशन है, जो प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो है, उसे देखते हुए इसे लागू किया गया। तो इसको लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस होंगे, जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं या सीबीएसई के जितने स्कूल हैं, उन्हें उनके रिप्रेजेंटेटिव, हर स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स को यहाँ दिल्ली बुलाया गया था और उन्हें बड़े तौर पर उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया। और ये लगातार चल रहा है, लगातार सेशन वाइज सेशन चल रहा है, कई सेशन हो चुके हैं। तो वो टीचर्स आते हैं यहाँ पर, आके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और फिर अपने स्कूल में जाते हैं और दूसरे टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, कैसे पढ़ाना है। तो दीज आर द चैलेंजेस कि इतने बड़े हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स को बुलाकर यहाँ ट्रेन करना है, वापस उन्हें भेजना, तो ये एक चैलेंज है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। चलिए मैं थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूं। ये दूसरा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नाउ द थर्ड टॉपिक इज, जो इस साल बहुत जोरों शोरों से चला है और चल रहा है, वो है आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है कि हिंदुस्तान अपने 75 साल अपने आजादी के पूरे कर रहा है और उसने कर लिया है। तो ये जब आजादी का जब 75 साल जब पूरा हुआ है, उस समय हिंदुस्तान में क्या क्या अचीवमेंट है, हमने क्या क्या हासिल किया, इसे लिखते वक्त आप बिल्कुल शुरुआत से बता सकते हैं कि इतिहास से हमने क्या प्राप्त किया था, हमें कौन सा हिंदुस्तान मिला और 75 साल की हमारी जर्नी कैसी रही। 75 साल इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने क्या क्या इवेंट किए, बड़े इवेंट, जैसे आपको याद होगा कि 75 जगहों पर बड़े झंडे लहराए गए, 75 फीट के झंडे लहराए गए थे। हिंदुस्तान में स्पेशल 75 ट्रेन चला था जो कि अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर लेकर जाया गया।
सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो उन्हें हिंदुस्तान के 75 स्पेसिफिक पिलग्रिमेज का दर्शन कराने वाला था। और इसके लिए जो समय सीमा रखी गई थी वो 75 डेज की रखी गई थी, यानी कि 75 दिन तक उनको वो ट्रेन पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराएगी 75 प्लेसेस पर। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत सारे इवेंट हुए। तो उन तमाम चीजों को आप रख सकते हैं और इसमें आप ये पॉजिटिव एंगल दिखा सकते हैं कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हमने जिस हिंदुस्तान का स्वप्न देखा था, क्या वो पूरा हुआ? क्या हम उसकी दिशा में जा रहे हैं? क्या वो हिंदुस्तान का स्वरूप बदल रहा है? इन तमाम बातों को आप रख सकते हैं। तो ये है आजादी का अमृत महोत्सव। ये था तीसरा निबंध मेरी तरफ से। चौथा निबंध जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना वैसे तो ये जो योजना है वो शुरुआत हो गई थी 30 अप्रैल 2018 को। तो ऐसी क्या वजह रही कि अचानक अभी साल 2022 में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो टॉपिक है, जो विषय है, उसका नाम बदलकर इस योजना को हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया और फिर से ये इसके बाद से फिर से ये लाइमलाइट में आ गई। और आपको पता होगा कि इसके तहत जो है प्रयास किया गया है कि इंडिया के सभी गांव और शहरों में रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनको इस स्कीम के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए। 5 लाख तक रुपए का वो इलाज जो है करवा सकते हैं। कहां? किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, आइदर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वो। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल क्या है, जरा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चुन लिया है, इसके लिए सेलेक्ट किया है, इस योजना के तहत शामिल किया है। हर शहर में ये हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। और अगर आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहां जो आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो कार्ड आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पर आप उस 5 लाख तक रुपए के अमाउंट के इलाज जो है आप उन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जिन परिवारों को शामिल किया गया है, चाहे वो कितना भी बड़ा परिवार हो, उसे भी 5 लाख का ही अमाउंट दिया जाएगा। और अगर कोई छोटा परिवार हो तो उसे भी 5 लाख तक का ही अमाउंट दिया जाएगा। तो ये फिक्स रखा गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी तरफ से। नंबर 4, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं 7 टॉपिक चाहूंगा कि कवर करूं और आपको डिटेल में कवर करूं। और इसके बाद मुझे लगता है एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जहां पर मैं आपको बता पाऊं कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मैं बढ़ रहा हूं। नंबर 5 वो है कोविड पैंडेमिक एंड इट्स इफेक्ट। स्टिल अभी भी भले ही कोविड खत्म हो गया है, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद भी ये टॉपिक इतना रिलेवेंट है क्योंकि इसने विश्व और हिंदुस्तान की दशा और दिशा को इतना अधिक बदला है कि अब भी ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट बना हुआ है। मोस्टली 2 सेक्टर में इसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। वो है पहला, जो एक नया कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप हुआ, वो है वर्क फ्रॉम होम। यानी कि वर्क फ्रॉम होम की जो एक ट्रेडिशन बदला। वर्क फ्रॉम होम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस यानी कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिली इसमें कि आपको घर बैठे काम करने का मौका मिला, होमली एनवायरनमेंट मिला। जो लोग अपने घर वालों को अधिक समय नहीं दे सकते थे वो अपने घर वालों को अधिक समय दे पाए। आप बहुत एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में घर में बिल्कुल सोफे पर बैठकर, काउच पर बैठकर आप काम कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको हमेशा सूट बूट में काम नहीं करना है। तो उस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिला। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्क फ्रॉम होम में लोगों को कई बार इतना समय भी मिला कि इन्होंने नए स्टार्टअप्स जनरेट किए। वर्क फ्रॉम होम की ही देन है कि इंडिया में
इतने अधिक स्टार्टअप कंपनीज क्रिएट किए गए, इतने अधिक स्टार्टअप कंपनी जनरेट हुए कि इस बार के डेफ एक्सपो में लगभग 13,000 एग्जीबिटर्स आए हुए थे जो केवल इंडियंस थे, इंडियन कंपनीज। तो ये उसी स्टार्टअप की देन है, उसी कोविड का इफेक्ट है कि इंडिया में इतने अधिक स्टार्टअप जनरेट हुए। तो ये भी इसके अपॉर्चुनिटीज में थे। और चैलेंजेस में इसमें ये है कि थोड़ा सा अधिक लॉन्ग आवर काम भी करना पड़ा। कुछ ऐसे कंपनीज थे जहां पर आप 8 आवर की जगह एक्सटेंडेड 12, 13, 14, 15 घंटे काम कर रहे थे और दिन और रात का कोई सीमा नहीं था। आपको रात के 11 बजे भी कोई प्रोजेक्ट भेजा जा सकता था, रात के 10 बजे, 12 बजे, किसी भी समय भेजा जा सकता था। तो ये भी एक चैलेंजेस है। इसके चैलेंजेस में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि लोग क्योंकि एक घर में रह रहे थे, एक कमरे में, तो वो डिप्रेशन के शिकार हुए, सोशल लाइफ से दूर हो गए, बहुत ही उनमें जो सेल्फिशनेस वाली जो भावना है वो लगातार डेवलप हो गई। तो इस तरह के चैलेंजेस भी आए। उनका कम्युनिकेशन स्किल में कमी आई क्योंकि वो सोशल नेटवर्किंग मतलब नॉट इन सोशल नेटवर्किंग, वो आम सामाजिक जीवन में जो अपना मेल मिलाप है वो से दूर हो गए। तो ये कोविड पेंडेमिक एंड इट्स इफेक्ट में एक बड़ा टॉपिक है। और इससे रिलेटेड ही एक दूसरा इसी के सब पॉइंट में है, वो है एजुकेशन सिस्टम में जो बड़ा बदलाव आया। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम के रूप में खड़ा हो गया, जिसके बारे में अब तक लोगों ने सोचा तक नहीं था कि इतने इफेक्टिव तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को दिया जा सकता है, लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। पहले इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि दक्षिण भारत में बैठा हुआ कोई टीचर आपको उत्तर भारत के किसी स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से पढ़ा सकता है। तो ये इसका ही देन है कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से लोग जुड़ पाए। लेकिन इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हुए कि जैसे कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, उनमें ऑनलाइन एजुकेशन उतना कैपेबल नहीं हो पाए क्योंकि घर में बैठकर आप केमिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल इक्विपमेंट आपके घर में अवेलेबल नहीं है कि आप टेक्निकल सेटअप उतना लगा करके फिर आप टेक्निकल प्रैक्टिस कर सकें। तो उस तरह से चीज़ों में ये इसका नुकसान हुआ। तो कोविड एंड इट्स इफेक्ट एक अब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट आप इकोनॉमी पर दिखा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा, हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम में क्या चेंजेस हुआ, इनको भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो ये फिफ्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड एंड इट्स इफेक्ट। और जो अगला टॉपिक है मैं इसकी तरफ चल रहा हूं, वो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, वो है 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2022 को की गई। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब तक पूरे वर्ल्ड में, जब से यूं कहूं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ है, उसके बाद से अब तक 29 टाइम्स 29 बार ऐसा किया जा चुका है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जा चुका है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन अब भी हम ये कैपेबल नहीं हो पाए हैं या हम यूज टू नहीं हो पाए हैं कि प्लास्टिक को छोड़ दें। तो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत इन्हीं बातों को रखना है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स को रखते हुए। हालांकि मैं कुछ ही दिनों पहले माजा पी रहा था और मैंने अचानक से उस दिन खोला और जो उसका स्ट्रॉ था उसे निकाला और मैंने देखा वो तो पेपर का है। मैंने पहली बार गौर किया कि अच्छा कि हम पेपर पाइप भी बना सकते हैं माजा और फ्रूटी पीने के लिए। तो ये तभी हो पाया, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैंने सही कहा? कि जब भी जरूरत पड़ती है तो अपने आप आविष्कार होते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, प्लेसेस हैं जहां से ये सारी चीजें कंडक्ट की जा सकती हैं। यानी कि ऑप्शनल प्लास्टिक की जगह हम पेपर यूज कर सकते हैं, डेली यूज प्लास्टिक की जगह हम जूट बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो ये ऑप्शंस हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे इस निबंध को लिखते वक्त, और उसके डिमेरिट्स बताएंगे कि प्लास्टिक जो है बायो डिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि मिट्टी में नहीं मिल सकता है। सालों साल तक, कई सालों तक, 100 से अधिक सालों तक वो प्लास्टिक जो है जमीन पर पड़ा रहता है। उस वजह से वो केमिकल रिलीज करता है, वो जमीन की जो उर्वरक शक्ति जो है, उत्पादन करने की शक्ति, उसको भी कम करता है और कई तरह के वो हैजर्ड्स जो है क्रिएट करता है।
ओशन पॉल्यूशन बढ़ जाता है, समुद्र में, नदी में, पीने के पानी में ये बहुत अधिक जो है नुकसान क्रिएट करता है। तो आखिरी टॉपिक जो मैं इस पर आ रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 25 मिनट का। मुझे लगता है कि मैं इसे यहीं रोक रहा हूं फिलहाल, और इसके बाद मैं इसके पार्ट 2 को कंटिन्यू करूंगा यहां से। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।